मेरा नाम रितु है। मेरे बेटे का नाम उमेश है। उमेश हमारा इकलौता बेटा है। मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहता था। मेरा बेटा हर हफ्ते मेरे हाथ पर ढेर सारे पैसे रख दिया करता और मुझसे कहता कि माँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैं बड़ी परेशान हो जाती थी। मेरा बेटा कहता कि मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई है। वहाँ पर हमें कई तरह के काम दिए जाते हैं। मैं उन सारे कामों को बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करता हूँ। इस वजह से वहाँ का बॉस मुझसे खुश होकर मुझे ढेर सारे पैसे देता है। एक दिन मेरे बेटे के दोस्त ने मुझे उमेश के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगा कि उसका दोस्त मेरे बेटे की कामयाबी से जल रहा है, इसलिए वो मुझे मेरे बेटे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप एक दिन अपने बेटे के कमरे में छुपकर देखना कि वो रात को क्या करता है, तब आपको सारी हकीकत के बारे में पता चल जाएगा। मैंने उस लड़के के ज्यादा कहने के मुताबिक मैंने वैसा ही किया और मैं अपने बेटे के कमरे में छुप गई। उस रात मेरे बेटे ने जो किया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा बेटा तो हम बहुत गरीब लोग थे। हम लोग गांव के रहने वाले थे। हमारे गांव में जितने भी लोग थे वो सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए थे। मेरे परिवार में सिर्फ हम 3 लोग ही थे, मैं, मेरे पति और मेरा इकलौता बेटा। हमने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरे पति एक किसान थे और बहुत मेहनत मजदूरी करके वो हमारे बेटे को पढ़ा लिखा रहे थे। वैसे हमारे गांव में सरकारी स्कूल मौजूद था। ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। हम बहुत गरीब लोग थे और इस गरीबी ने तो रोटी भी हमसे छीन ही ली थी। लेकिन हमने इस गरीबी को अपने सपनों को छीनने की इजाजत नहीं दी हुई थी। इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने इतनी ज्यादा गरीबी होते हुए भी अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनने का सपना देख लिया था। और अब हमसे जहां तक मुमकिन हो पा रहा था अपने बेटे की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। हमारे गांव में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, लेकिन मेरे पति गांव के सरकारी स्कूल में अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा ताकि आने वाले टाइम में उसकी नौकरी पर कोई फर्क न पड़े। जिस तरह हम दोनों पति पत्नी को ये शौक था कि हमारा बेटा किसी काबिल बन जाए और हमारी गरीबी दूर कर दे, हमारा नाम रोशन करे, इसी तरह हमारे बेटे को भी यही दिली ख्वाहिश थी कि वो भी पढ़ लिख कर अपना नाम करना चाहता था और उससे अपने माता पिता की परेशानी देखी नहीं जाती थी। इसीलिए मेरा बेटा बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था। हर बार वो क्लास में फर्स्ट आता था। कभी उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। हमें अपने बेटे के इंटेलिजेंट होने पर गर्व महसूस होता था कि हमारा बेटा जैसा हम चाहते हैं वैसे ही करना चाहता है। गांव के बाकी सारे बच्चे तो गली मोहल्ले में खेलकर अपना टाइम पास करते थे, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो तो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। मेरा बेटा बहुत दिल लगाकर पढ़ता था। हमारा टूटा फूटा 1 ही 2 कमरों का कच्चा मकान बना हुआ था। एक कमरे में हम दोनों पति पत्नी होते थे और दूसरे कमरे में हमारा बेटा होता था। कभी कभी तो मेरे बेटे के कमरे की लाइट सारी रात ऑन रहती थी और हम लोग यही सोचते थे कि उमेश की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इतनी ज्यादा पढ़ाई होती है कि उसे रात रात भर जागकर मेहनत करनी पड़ती है। अपने बेटे को इस तरह से मेहनत करते हुए देखकर हमें उस पर बहुत गर्व महसूस होता और उसे देख देखकर हम दोनों पति पत्नी खुश होते रहते थे। वो हमारी आंखों का तारा था, हमारे दिल का टुकड़ा था, हमारी इस वीरान जिंदगी का अकेला सहारा था। वही एक ऐसा सहारा था जो हमारी इस वीरान जिंदगी में खुशहाली लाने वाला था। मेरे पति ने तो अपने बचपन से ही परेशानी झेली थी, इसलिए उनका यही कहना था कि मैं कभी अपने बेटे की जिंदगी ऐसी नहीं गुजरने दूंगा। मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं उसको काबिल बनाने के लिए वो सब कुछ करूंगा। मेरे पति किसान थे, इसलिए उनको मेहनत मजदूरी के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जितने भी पैसे उनको मिलते वो सब अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दिया करते थे। घर में खाने को होता या नहीं होता, पर बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। बेटे के लिए तो कहीं से भी मांग कर क्यों ना लाना पड़ता, पर उसकी हर डिमांड को पूरा करते, उसे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते, क्योंकि हमारा एक ही तो बेटा था। उनका कहना था कि अब अगर हम अपने इकलौते बेटे के लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। और जितनी परेशानी के दिन हमने गुजारे हैं, एक दिन हमारे बेटे की वजह से हम उतने ही सुकून भरे दिन भी गुजारेंगे।
मैं अपने पति की बातें सुनकर खुश होती रहती थी। एक तो हम गरीब थे और न सिर्फ हम अमीरों वाला सपना देख रहे थे बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाने का, बल्कि हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और अपने बेटे को हमेशा यही भरोसा दिलाते थे कि उसे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी टेंशन लेने के लिए हम जिंदा हैं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मेरे बेटे का स्कूल तो कंप्लीट हो गया था। मेरे पति रोज उसे सुबह को स्कूल छोड़ने के लिए जाते और अपना काम छोड़कर फिर उसे छुट्टी पर स्कूल से घर लेकर आते थे, क्योंकि मेरा बेटा शहर के स्कूल में पढ़ता था। मेरे पति ने कभी भी उसे अकेले आने जाने की परमिशन नहीं दी थी। अब मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया था। मेरे पति ने अब उसे अकेले आने जाने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि लोगों की बातें भी हमें सुननी पड़ती थी, क्योंकि मेरे पति अपना काम छोड़कर बेटे को लेने जाते थे। इस बीच उनको लगभग 3 घंटे लग जाते थे, तो इसलिए उनको जमींदार की बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता था। उनका कहना था कि लड़का है, लड़की नहीं है, जो इतना ध्यान देते हो वो खुद आ जाएगा। मैंने भी अपने पति को समझाया कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। मेरे पति कहने लगे कि जब तक उसका कॉलेज शुरू नहीं हो जाता तब तक मैं ही उसको स्कूल छोड़ने और लाने की ड्यूटी निभाऊंगा। ऐसी बातें तो सबसे पहले हमारे आस पड़ोसी और रिश्तेदारों ने शुरू की थी, लेकिन मुझे और मेरे पति को किसी की भी बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करते हैं और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपने बच्चों के बारे में फैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हम दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला क्यों बदलें, या उनकी बातों के डर से अपने इतने मेहनती और काबिल बेटे को गांव के लड़कों की तरह आवारागर्दी करने के लिए छोड़ दें। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे। आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे, और जब हमारा बेटा कुछ सालों बाद बड़ा आदमी बन जाएगा तब यही लोग गर्व से कहते फिरेंगे कि हमारे गांव का लड़का है जो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। हमारे रिश्तेदार कहेंगे कि ये हमारे खानदान का बेटा है, अपनी मेहनत से बनने वाला एक काबिल इंसान है, और मेरे सास ससुर भी गर्व से कहेंगे कि ये हमारा पोता है जिसने हमारे पूरे खानदान और इस गांव का नाम रोशन किया है, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जिसका बच्चा शहर में पढ़ रहा था। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव के लोगों के हालात काफी बेहतर थे। पड़ोस के गांव से काफी सारे लड़के शहर में पढ़ने के लिए जाते थे। जब भी हम अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा करते तो लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे। यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम मासूम सी ख्वाहिशें अपनी आंखों में लेकर हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटते थे और अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर खूब खुश होते थे। एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और अपनी दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी प्रार्थनाओं का असर हो गया था। मेरे बेटे की इतने सालों की मेहनत असर ले आई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे बेटे को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इस दिन हमने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। मेरे बेटे का अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था, उसकी जॉब फाइनल हो गई थी। मेरा बेटा आगे पढ़ाई भी करना चाहता था। उसने अपनी पढ़ाई भी चालू रखी थी और वह नौकरी भी करने जा रहा था। लेकिन एक परेशानी ये थी कि मेरे बेटे की जहां नौकरी लगी थी वो शहर हमारे गांव से बहुत दूर था और हम रोज रोज बसों और रिक्शाओं का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। बचपन से लेकर अब तक हमने बेटे की पढ़ाई के साथ साथ किराए में भी बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके थे। आखिर बहुत सोच विचार करने के बाद और अपने बेटे की राय लेने के बाद यह हल निकाला था कि हमारा बेटा जहां पढ़ाई कर रहा है वो वहीं हॉस्टल में ही रहेगा। इस तरह से उसकी पढ़ाई भी जारी रहेगी और उसकी नौकरी भी चलती रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टियों पर मेरा बेटा घर आ जाया करेगा। इस तरह रोज रोज शहर से आने जाने की परेशानी भी हल हो जाएगी और वहां रहकर मेरा बेटा और भी ज्यादा पढ़ लिख जाएगा, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ नौकरी ही कर रहा है। बाद में तो वो शहर में ही अपना बिजनेस सेट कर लेगा। हमने सोचा कि अभी कुछ सालों की ही तो बात है, तो बस फाइनल हो गया है। मेरा बेटा हॉस्टल में ही रहकर पढ़ेगा और वहीं से ही अपनी नौकरी करेगा। मेरा बेटा हफ्ते की छुट्टियों पर घर आ जाता था। 2 दिन वो घर में रहकर ही हमारे साथ गुजारता था और संडे की रात को ही वो फिर से वापस शहर चला जाता था, क्योंकि उसे सुबह सुबह अपनी क्लास भी देखनी होती थी और दोपहर के टाइम पर उसे नौकरी पर भी जाना पड़ता था।
मेरा बेटा मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था और ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। इसी तरह से 1 महीना पूरा हो गया था। मेरा बेटा जब घर आया तो उसने मेरे हाथ पर 20,000 रुपए रखे थे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन और खुशहाल दिन था। ये मेरे बेटे की पहली कमाई थी। मेरे पति और मेरी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे कि आज हम इस काबिल हो गए थे कि हमारे बेटे ने हमारे हाथ पर अपनी पहली सैलरी रख दी थी। लेकिन पैसे देने के बाद मेरे बेटे ने एक अजीब सी हरकत की थी। अगले दिन वो शहर नहीं गया था, बल्कि घर में ही 1 हफ्ते के लिए रुक गया था। मुझे लगा कि शायद उसके ऑफिस की छुट्टी होगी, इसलिए वो घर पर ही रुक गया। अब ऐसा हर बार होने लगा था। मेरा बेटा जब मुझे पैसे देता, उसके बाद पूरे 1 हफ्ते घर पर ही रुकता था। ये बात मेरी कुछ भी समझ में नहीं आती थी। मैं जब उससे पूछती, बेटा क्या तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, या फिर तुम्हें ऑफिस में हर बार सैलरी मिलने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होती है, जो तुम घर पर पूरे 1 हफ्ते के लिए रुक जाते हो? मेरा बेटा कहता, नहीं माँ, बस मैं आराम करने के लिए घर पर रुक जाता हूँ। बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ, इसलिए मैं बहुत थक जाता हूँ। मैंने कहा, बेटा अगर तुम इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ करोगे तो तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। उसने कहा, माँ आपको परेशान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर पर रहकर भी ऑनलाइन काम करता रहता हूँ। ऑफिस वालों का काम मैं घर बैठकर कर देता हूँ, इसलिए उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपने बेटे की ये बात मान लेती और बेटे की तरफ से बेफिक्र हो जाती थी। लगभग कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। मेरे बेटे ने अब दूसरे शहर जाना बहुत कम कर दिया था। वो कहता कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई घर से बैठकर कर लेता हूँ, इसलिए मुझे अब हॉस्टल जाने की भी ज़रूरत नहीं, और काम को कहता कि मैं ऑनलाइन घर में बैठकर ही काम कर लेता हूँ, इसलिए मुझे ऑफिस भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात तो सच थी। मेरे बेटे के पास लैपटॉप था और वो अपने लैपटॉप के आगे सारा दिन बैठा रहता था। अब मेरे बेटे ने शहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो घर में रहकर ही अपने सारे काम किया करता था। मुझे ये बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि भला मेरे बेटे को घर में रहते हुए लगातार 2 महीने हो गए और वो ना तो हॉस्टल जा रहा है और ना ही ऑफिस जा रहा है, तो फिर ऑनलाइन काम क्या इतना अच्छा होता है कि घर बैठे ही पैसे मिल जाते हैं। अब कोई इतना भी मेहरबान नहीं होता कि घर बैठकर काम करने के इतने ज्यादा पैसे दे। मेरा बेटा हर बार मुझे 20 या 40 हजार रुपए दे दिया करता था। बेटे के पैसों से हमारे घर की काफी सारी परेशानियां तो दूर हो गई थी। जिंदगी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि गरीबी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेकिन ये मेरा बेटा किस तरह का काम कर रहा था, ये मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भला दुनिया में इतने सारे लोग हैं और जब तक वो घर से काम करने के लिए नहीं निकलते तब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन मेरे बेटे का काम ऐसा कैसा काम था जिसको वो घर में रहकर ही कर रहा था और उसे ढेर सारे पैसे भी मिल रहे थे। मैं देखती कि मेरा बेटा हफ्तों घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन जब घर से बाहर निकलता तो शाम के टाइम घर पर लौटता था और उसके पास ढेर सारे पैसे होते थे। मैंने उससे ये सवाल भी किया कि तुम आज कहाँ गए थे, तो वो कहता, माँ मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलना था, इसलिए मैं आज उनके साथ घूमने के लिए गया था। अब मुझे कुछ परेशानी होने लगी थी और अपने बेटे की हरकतें अजीब लगने लगी थी। मेरे बेटे का बिहेवियर बिल्कुल चेंज होने लगा था। हर टाइम वो अपने लैपटॉप के आगे बैठा रहता, न किसी से बात करता और न ही अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना या फिर नाश्ता करता था। उसे हर चीज अपने कमरे में ही चाहिए होती थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अपने लैपटॉप के आगे बैठकर मुस्कुराता रहता था। हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन सा ऐसा काम था जो मेरा बेटा लैपटॉप के आगे बैठकर करता था और इतना मुस्कुराता रहता था। और उसके कंपनी वाले कैसे थे जो उसे कभी अपने पास काम करने के लिए बुला ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती कि मेरा बेटा ऑनलाइन काम के बारे में जो कहता है, शायद वो यही काम होता हो कि घर बैठे बैठे ही काम करो और पैसे ले लो। आखिरकार हम अनपढ़ जाहिल जैसे लोगों को क्या पता कि आजकल के ज़माने में क्या क्या फैसिलिटीज़ चल गई हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल था वो बार बार मुझे परेशान कर रहा था कि मेरा बेटा लैपटॉप पर बैठकर इतना मुस्कुराता क्यों है। कभी कभी तो मुझे रात के टाइम पर उसके कमरे से बातें करने की भी आवाज़ें आती थी। मुझे लगता था कि शायद वो फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात करता होगा, पर यह सोचकर मेरा दिल और ज़्यादा परेशान हो जाता कि रात के 3 या 4 बजे ऐसा कौन सा दोस्त है जो जाग रहा होता है।
मुझे लगता कि कहीं मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, पर मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। उसे हमारे सपनों को पूरा करना था। हम लोग चाहते थे कि अपने बेटे की कमाई से शहर में एक अपना नया मकान खरीदें और इस छोटे और कच्चे मकान से छुटकारा पालें। लेकिन मेरा बेटा तो मुझे कुछ और ही करता हुआ लग रहा था। मैं सोच ही रही थी कि अगर मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो वो लड़की मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लेगी। वैसे भी शहर की लड़कियां तो बहुत चालाक होती है। मेरा बेटा कभी गांव की लड़कियों को पसंद नहीं करेगा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उसे अपने गांव की लड़कियां शुरू से ही पसंद नहीं थी। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके कमरे की तलाशी जरूर लूंगी। जरूर मुझे उसके कमरे से कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मेरे इस शक को दूर कर देगा। आखिर मेरा बेटा कमरा बंद करके क्या करता है, क्योंकि लैपटॉप पर काम तो माँ बाप के बीच बैठकर भी किया जा सकता है। तो फिर मेरा बेटा चोरी चुपके क्यों कर रहा है? मेरा बेटा कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। जब 3-4 दिन बाद मेरा बेटा कमरे से बाहर निकला तो मैं फौरन ही उसके कमरे की सफाई लगाने के लिए चली गई और सोचा कि इसी बहाने उसके कमरे की तलाशी भी ले लूंगी। लेकिन मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मुझे तलाशी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं उसके बेड की चादर चेंज करने के लिए पुरानी चादर को उतार ही रही थी। जैसे ही मैंने पुरानी चादर उतारी और मेरी नजर बेड पर गई तो वहां पर एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने बेटे पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब ये चीज देखने के बाद मेरा भरोसा अपने बेटे पर से पूरी तरह से उठ चुका था। हम दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे पर आंखें बंद करके भरोसा किया था, क्योंकि वो हमारी औलाद था और औलाद पर तो माँ बाप आंखें बंद करके ही भरोसा करते हैं। लेकिन इन भोले भाले माता पिता को ये बात पता नहीं होती कि उनके बच्चे कभी कभी उनके भरोसे को चकनाचूर भी कर देते हैं। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरा बेटा मुझसे छुपा रहा था, लेकिन क्या छुपा रहा था ये मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल भी पैदा होता था कि आखिर जो कुछ भी था इसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मेरे दिल में अजीब तरह के वहम पैदा हो रहे थे और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल सता रहे थे। मैंने जल्दी से बेडशीट बदल दी और अपने बेटे के कमरे की सफाई करके वो चीज जिस तरह से रखी हुई थी वहां पर वैसे ही रख दी, ताकि मेरे बेटे को पता न चले कि मुझे उस पर शक होने लगा है। मैं सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। अपने बेटे से तो कुछ भी पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि वो कभी भी मुझे सच नहीं बताएगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन था। दूसरी बात ये थी कि ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच के बारे में पता चल सकता था और मेरे दिल को सच जानने के बाद सुकून मिल जाता, मेरे दिल के सारे वहम दूर हो जाते। यही सब सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं बहुत खुश हो गई थी। सच में मुझे यहाँ से हकीकत के बारे में पता चल सकता था। मैंने फौरन से अपना पर्स उठाया और मैं घर को लॉक करके घर से बाहर निकल गई। मैंने जाते ही रिक्शा किया और मैं पड़ोस वाले गांव में चली गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था। ये लोग बहुत अमीर थे। मैंने उस घर का दरवाजा बजाया। उस घर का दरवाजा एक औरत ने खोला था। ये इस गांव के पंडित जी का घर था और पंडित जी बहुत ज्यादा अमीर थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा वकील था और उसने अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। पंडित जी का एक बेटा छोटा भी था, जो मेरे बेटे के कॉलेज में ही पढ़ता था, लेकिन वो हॉस्टल में नहीं रहता था। उसके भाई की अपनी गाड़ी थी, वो अपनी गाड़ी से शहर का आना जाना कर लेता था। पंडित जी गांव के बहुत इज्जतदार आदमी थे और उन्होंने अपने सारे बच्चों की अच्छी परवरिश की थी। हमारे गांव के बहुत सारे लोग पंडित जी को जानते थे और यही पंडित जी हमारे गांव में लोगों की शादियां करवाने या फिर हवन पूजा करने भी हमारे गांव में आते जाते रहते थे। मैं पंडित जी के घर गई और उनके बेटे से मिली। पंडित जी की पत्नी ने मेरे लिए चाय बनाई। मैंने पंडित जी की पत्नी को ये बात नहीं बताई थी कि मैं उनके बेटे से कुछ पर्सनल बात करने के लिए आई हूँ, बल्कि मैंने कहा था कि मेरे बेटे ने अपने किसी काम के लिए मुझे उनके बेटे के पास भेजा है, क्योंकि वो बहुत इज्जतदार लोग थे। उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की थी। मैं अपने बेटे के दोस्त के पास बैठ गई थी। मुझे इस लड़के के बारे में इसलिए पता था क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बताया हुआ था कि पड़ोस वाले गांव के जो पंडित जी हैं, उनका बेटा मेरा दोस्त है और हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं। पंडित जी का बेटा मेरे पास आकर बैठ गया था, तो मैंने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसने बहुत रिलैक्स होकर मेरी पूरी बात को सुना था। वो भी परेशान हो गया था।
मैंने उसे जो अपने बेटे के कमरे में चीज़ देखी थी उसके बारे में भी बताया। उस लड़के ने काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद मुझे तसल्ली देते हुए कहा। वो कहने लगा कि आप फिक्र मत करो, वो मेरे बेटे से बात करेगा और उस पर नज़र रखने की कोशिश भी करेगा। मैंने उससे ये भी बता दिया कि मेरा बेटा हफ्ते में एक बार घर से बाहर निकलता है और शाम के टाइम पर जब घर लौटता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो हफ्ते का दिन आज था क्योंकि आज मेरा बेटा घर से बाहर गया हुआ था। उसने कहा, आंटी आप फिक्र मत करो, जब वो घर से बाहर निकलेगा तो मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको दे दूंगा। मैंने उसे ये भी बताया कि उसके लैपटॉप में वो क्या करता है, ये मेरी कुछ समझ नहीं आता। उसने कहा, आंटी आप फिक्र मत करो, जब मैं आपके घर आऊँगा तो आप मुझे उसका लैपटॉप दिखा देना। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आंटी कुछ न कुछ गलत ज़रूर कर रहा है आपका बेटा। उसकी ये बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि ये लड़का मेरे बेटे का बहुत जिगरी दोस्त था और उसे मेरे बेटे के लैपटॉप वाली बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उसने मुझे ये भी बताया था कि ऑनलाइन काम क्या, ऑनलाइन पढ़ाई ही नहीं बल्कि आपका बेटा कॉलेज जा ही नहीं रहा। उसने तो ना जाने कब का कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया है और ना ही वो नौकरी कर रहा है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसका मतलब ये था कि मेरा बेटा पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गया था और इन्हीं गलत कामों से वो पैसे लेकर आ रहा था। जब वो ऑनलाइन काम भी नहीं कर रहा था और ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर रहा था तो फिर वो इतनी ज़्यादा पैसे क्यों और कहां से ला रहा था। अब मुझे यकीन था कि लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मुझे रोता हुआ देखकर पंडित जी के बेटे ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और जो बात सच है वो मुझे बता देगा, और अगर कोई गलत बात हुई तो वो मेरे बेटे को समझाने की कोशिश करेगा। उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो जब हमारे घर पर आएगा तो मैं अपने बेटे से चोरी चुपके उसे उसका लैपटॉप दिखा दूं। मैंने कहा कि तुम किसी दिन मेरे बेटे के पीछे आ जाना, तब मैं तुम्हें उसका लैपटॉप दिखा दूंगी, क्योंकि हर टाइम तो वो अपने लैपटॉप के आगे बैठा रहता है। उसकी मौजूदगी में मैं तुम्हें उसका लैपटॉप नहीं दिखा सकती। उसने कहा कि आंटी मैं मौका देखकर ही आपके पास आऊँगा। मैं अपने घर आ गई थी। मेरा बेटा जब घर पर आया तो मैं उसे सर से लेकर पैर तक देखने लगी थी, लेकिन मुझे उसके अंदर किसी तरह के कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए थे। घर आने के बाद दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने भगवान से सब कुछ अच्छा होने की प्रार्थना करना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि भगवान जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी तरह से पूरा हफ्ता गुजर गया था। जिस दिन मेरा बेटा घर से निकला उसी दिन उसका दोस्त हमारे घर पर आ गया था। मैंने उसको जल्दी से अपने बेटे के कमरे से लैपटॉप लाकर दिखा दिया और जो चीज़ मैंने देखी थी वो भी उसको दिखा दी। उस चीज़ को देखने के बाद वो काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा। फिर उसने मुझसे कहा कि आंटी मैं 1-2 दिन के बाद आपके पास आता हूँ, अभी मुझे ज़रूरी काम है, मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर वो उठकर चला गया था। मेरा बेटा बिल्कुल पहले जैसा बिहेवियर कर रहा था, बल्कि वो मुझे पैसे देने के बाद बहुत खुश रहने लगा था। मैं अपने बेटे को खुश देखकर खुश तो होती थी, मगर मेरा दिल तो शक में पड़ा हुआ था। मुझे अब पंडित जी के बेटे के घर आने का इंतज़ार था, क्योंकि वो मुझसे 2-3 दिन के बाद आने के लिए कहकर गया था। शायद उसे कुछ पता लगाना होगा, इसीलिए वो चला गया था। 3 दिन बाद पंडित जी का बेटा हमारे घर पर आया था। मेरा बेटा भी अपने कमरे में ही मौजूद था। मैंने उससे कहा कि मैं अपने बेटे को बुलाकर लाती हूँ, लेकिन वो लड़का कहने लगा, नहीं आंटी आप उसे मत बताना कि मैं आपके घर आया हूँ, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। वो मेरे पास बैठ गया और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश तो बिल्कुल भी नहीं की थी, फिर वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ा था। मैं हैरान परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। मेरा बेटा जिस रास्ते पर चल पड़ा था वो दुनिया में सबसे बदनामी और बेइज्जती का रास्ता था। अगर इस बारे में लोगों को भनक भी हो गई तो मुझे पता था कि लोग मेरे बेटे के साथ साथ हमें भी इस पूरे गांव से निकाल देंगे। मैं वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर पंडित जी के बेटे ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा, आंटी आप परेशान मत हो, बल्कि परेशानी का रास्ता निकालने की कोशिश करो। और आप ऐसा करिए, किसी रात अपने बेटे के कमरे में छुप जाइए और ये देखिए कि वो रात को क्या करता है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी
और ये भी अच्छी तरह से जान जाएंगी कि आखिर इस परेशानी से आप अपने बेटे को किस तरह से निकाल सकती हो। मुझे लगा कि ये लड़का मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बेटे की कामयाबी से जल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए कह रहा है। मैंने उससे यही सारी बातें कही तो वो मुझसे कहने लगा, आंटी ये आपके घर का मैटर है, तो फिर आप इसे अपनी तरह से ही संभाल लो। अगर आपको मेरी नियत पर शक है तो फिर मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। आप रात को खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना, फिर आपको भी पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो लड़का हमारे घर से चला गया था। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उस बेचारे को शर्मिंदा कर दिया, जबकि गलती मेरे बेटे की है। मैंने उस लड़के के कहने के मुताबिक आज रात मेरे बेटे के कमरे में छुपने का फैसला कर लिया था। रात होने के बाद मेरा बेटा जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला, मैं फौरन ही उसके कमरे में जाकर छुप गई और अगले ही लम्हे जो मैंने देखा, उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लगभग पूरा 1 घंटा अपने बेटे के कमरे में गुजारने के बाद मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया था। इतने दिनों से मैं जो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे पंडित जी के बेटे ने बताया है वो सब झूठ निकले, और मेरी आंखों ने भी जो देखा है वो सब मेरी आंखों का वहम हो। भगवान मेरी आंखों से कुछ ऐसा न दिखाए जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि मेरी कोई भी प्रार्थना रंग नहीं लाई थी, और जानलेवा सच्चाई आज मेरी आंखों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत मुश्किल से गुजारी थी। वो जो पंडित जी के बेटे ने मुझसे कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहले की अकल समझ भी जाती रही थी। लेकिन ये बात भी अच्छी थी कि अभी तक मेरे पति को इस बात का कुछ पता नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरा बेटा अपनी जॉब से तो निकल चुका है, वो हमारे सपनों को चकनाचूर भी कर चुका है, लेकिन जिस दलदल में वो गिरता जा रहा था, शायद उससे मैं उसे निकाल सकती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति को इस बारे में सब कुछ बता दूंगी और पंडित जी के बेटे से माफ़ी मांगूंगी कि मैंने उस दिन उससे जिस तरह की बात की उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दे। उसने मेरी इतना सब जानने में मदद की है, मुझे सच से आगाह किया। इसी तरह से अब वो मेरे बेटे को भी इस दलदल से निकालने में मेरी मदद करे। मैं अगले दिन पंडित जी के घर चली गई और वहां जाकर मैंने उनके बेटे से माफ़ी मांगी, उससे रिक्वेस्ट की कि वो मेरी मदद करे। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आंटी, मैं आपकी मदद सिर्फ एक तरीके से कर सकता हूँ। आपका बेटा जो कर रहा है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। आपका बेटा तभी सुधर सकता है जब उसे सजा मिलेगी। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, बेटा ऐसी बातें मत करो, मेरा इकलौता बेटा है वो, भला मैं उसे सजा कैसे दिलवा सकती हूँ। वो कहने लगा, आंटी अगर आपने अपने बेटे के लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर जिनके साथ वो गलत कर रहा है उनमें से अगर किसी ने पुलिस को आपके घर भेज दिया तो भी आपकी और ज्यादा बदनामी होगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने पति को जब ये बात बताई तो उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, बल्कि उन्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं हुआ था। हम लोग गरीब जरूर थे पर बहुत इज्जतदार लोग थे। हमने कभी किसी की इज्जत के साथ नहीं खेला था। ये बात सुनने के बाद मेरे पति ने भी वही करने का फैसला किया जिसके बारे में मुझे पंडित जी के बेटे ने बताया था। अपने पति से भी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे पति को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा था। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से गले लगकर उस दिन बहुत रोए थे। मेरा बेटा कह रहा था कि वो अपनी गलती को सुधार लेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी सर से ऊपर जा चुका था। वो अब सुधरने वाला नहीं था। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता थी। मेरे पति ने अपने बेटे को मार मार कर बेहाल कर दिया था और कह दिया था कि वो कभी जिंदगी में उसे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी अपने बेटे पर बहुत विश्वास करते थे और हमारे बेटे ने हमारे विश्वास का कत्ल कर दिया था। इंसान सबसे ज्यादा भरोसा अपनी औलाद पर करता है और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है जैसा उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया। मेरे पति ने किसान होते हुए खेती बाड़ी करके बचपन से ही अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और वो था कि पढ़ाई की आड़ में हमारी इज्जत को चकनाचूर कर रहा था। उसने हमारी मर्यादाओं को तोड़कर रख दिया था।
हम दोनों पति पत्नी का अपनी औलाद पर से भी भरोसा उठ गया था और हमें डर इस बात का था कि लोग हमें जिस बात का ताना दिया करते थे आज वो सब कुछ सच हो गया। मेरे पति ने बेटे को माफ नहीं किया बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे पति ने मेरे बेटे का लैपटॉप और वो सारी चीजें जो उसके कमरे में मौजूद थी वो सब पुलिस के हवाले कर दी। जब हमारे घर पुलिस आई तो गांव के सारे लोग हमारी बेइज्जती कर रहे थे और हमारी तरफ देख देख कर बातें बना रहे थे। उस दिन हम दोनों पति पत्नी का दिल कर रहा था कि हम दोनों सूली से लटककर अपनी जान दे दें, क्योंकि ये मामला पुलिस के आ जाने से छुपा नहीं रह सकता था। दरअसल बात ये थी कि मेरा बेटा जब से कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था तब से उसके दिमाग में किसी ने ये बात डाल दी थी कि तुम लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा कमा सकते हो। तुम नौकरी करोगे तो तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे, 10 या 20 हजार रुपए महीने में। लेकिन अगर तुम लड़कियों को ब्लैकमेल करोगे तो तुम्हें वही 20 या उससे ज्यादा 40 या फिर 50 हजार रुपए हफ्ते में मिला करेंगे, जिससे तुम जल्दी अमीर हो जाओगे। उन लड़कों ने मेरे बेटे को लालच दिया था। मेरे बेटे ने चोरी चुपके कॉलेज की लड़कियों के साथ गलत काम किया। उसके बाद उनकी वीडियोस बनाई, कुछ लड़कियों की तो फोटोज भी खींची थी और उनका मोबाइल नंबर लेने के बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे या फिर तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल हो जाएगी। लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती थीं। मेरा बेटा कुछ लड़कियों से लैपटॉप पर चैटिंग भी किया करता था। वो सोशल मीडिया के सहारे नई नई लड़कियों से दोस्ती करके उनसे प्यार भरी बातें करके उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे कहता कि अपनी अश्लील फोटो भेजो। लड़कियां तो वैसे भी प्यार में अंधी हो जाती हैं। जब वो अपनी अश्लील फोटो भेज देती तो मेरा बेटा उन्हें ब्लैकमेल किया करता कि मैं तुम्हारी पिक्चर सबको दिखा दूंगा। इस डर की वजह से वो लड़कियां मेरे बेटे को उसके कहने के मुताबिक पैसे भेज दिया करती थी। मेरा बेटा कोई कामकाज नहीं करता था। वो इसी तरह से लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लूट रहा था। और उस दिन मैंने अपने बेटे के बारे में कुछ और नहीं बल्कि उसके बिस्तर के नीचे 3-4 लड़कियों की अश्लील फोटो देखी थी, जिन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। तभी मैं फौरन उसके दोस्त के पास उसे ये बात बताने के लिए गई थी। मेरे बेटे के दोस्त ने मुझे बताया था कि आपका बेटा जरूर लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। और जब उसने सारी तहकीकात निकाली तो उसे पता चला कि मेरा बेटा लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका है, उनकी इज्जत के साथ खेल चुका है और यही वजह है जो वो बेचारी लड़कियां मजबूर होकर उसे पैसे भिजवाती है। मेरे पति को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उनका दिल तो कर रहा था कि वो अपने बेटे का गला दबाकर उसे जान से मार दे, पर वो एक पिता थे, अपनी औलाद की इस तरह से हत्या तो नहीं कर सकते थे। मेरा बेटा न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर चुका था। हमें लग रहा था कि हमारा बेटा अपनी मेहनत की कमाई हमें लाकर देता है, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई नहीं बल्कि लड़कियों की इज्जत के साथ खेलकर उनसे वसूले गए पैसे हमें देने लगा था। हमने बड़ी मेहनत और उम्मीद से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था और हमारे बेटे ने हमारी इज्जत तक को नीलाम कर दिया था। हमने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि हम उन लड़कियों के दुख दर्द को समझ रहे थे जो उनको हमारा बेटा दे रहा था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा आगे और किसी लड़की को परेशान करे, इसलिए हमने अपने बेटे को ही पुलिस के हवाले कर दिया। गांव के सारे लोगों ने हम पर बहुत थूथू की थी। हमारा बेटा तो जेल चला गया था और हम दोनों पति पत्नी अपनी किस्मत पर बहुत रो रहे थे कि हमें क्या उम्मीदें थी और हमारे साथ क्या हो गया। इस बीच पंडित जी ने हमारी बहुत मदद की थी। उनका मानना था गलती हर इंसान से होती है। मेरे बेटे की गलती की सजा उसे जेल में रहकर मिल गई थी। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने हमारे बेटे को जमानत पर रिहा करवा दिया था और उन्होंने मेरे बेटे को बहुत समझाया था। हमारा बेटा घर तो आ गया था, लेकिन हम दोनों पति पत्नी उससे बहुत नाराज थे। मेरे बेटे ने अपनी गलती सुधारने के लिए हम दोनों से बहुत माफ़ी मांगी। हमने तो उसे माफ़ नहीं किया, लेकिन उसने उन सारी लड़कियों से भी माफ़ी मांग ली जिनके साथ उसने गलत किया था। मेरे बेटे ने उन लड़कियों को भरोसा दिलाया कि वो उनके एक एक पैसे वापस कर देगा। मेरे बेटे ने दिल लगाकर दूसरे शहर में नौकरी करना शुरू कर दिया और उन सारी लड़कियों के धीरे धीरे पैसे चुकता कर दिए। उसने हमें भी अपने पैसे भेजना शुरू किया। अब हम उससे ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकते थे क्योंकि वो हमारी औलाद था और अब वो सुधर गया था। बहुत मेहनत करने के बाद उसने अपने माता पिता का दिल जीत लिया था।
हमारे बेटे ने हमें शहर बुला लिया और आज हमारा बेटा हमारे साथ बहुत अच्छा है और सब कुछ कर रहा है। पर उसने पहले जो किया उसके लिए आज भी हमें लोगों की बातें सुनाई पड़ती है। इसी वजह से तो वो हमें गांव से शहर लेकर आ गया था, ताकि उसके माता पिता को लोगों की बातों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कहते हैं कि गुजरा हुआ बुरा समय कभी ना कभी हमारे सामने आ ही जाता है। मेरे बेटे ने आज तक शादी नहीं की और अब वो लड़की और औरतों की बहुत इज्जत करता है और बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।